गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। बायोलॉजी में जैसा कि सब बच्चे जानते हैं कि हम लोग सेल बायोलॉजी बेसिक यूनिट ऑफ द सेल लाइफ सेल की स्टडी कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग सेल्स ऑर्गेनल्स के बारे में, जो कोशिकांग होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि सेल्स ऑर्गेनल्स कौन कौन से सेल्स ऑर्गेनल्स सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और उनके क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। प्रीवियस जो बायोलॉजी का जो लेक्चर था उसमें हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार से हम लोग पढ़ा था, एक रफ एंडोप्लाज्मिक, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। एक को RER तथा एक को SER के नाम से जाना जाता है। आज बच्चों हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स राइबोसोम्स की स्टडी करेंगे। तो चलो हम लोग अपना आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं राइबोसोम्स। तो जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स इज सपोज टू बी अ स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन फाइंड इन द सेल। तो जो राइबोसोम्स होता है किसी भी कोशिका में पाए जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग होता है। देयर आर साइट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल्स। और जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्थान होते हैं जहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो राइबोसोम्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। दीज अकर इन द प्रोकैरियोटिक एज वेल एज द यूकैरियोटिक सेल। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो सेल्स हैं, सेल्स को हम दो प्रकार से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब प्रिमिटिव होता है, कैरियोन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस से मिलके आपका जो सेल्स बनती हैं वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स कुछ एल्गी तथा कुछ बैक्टीरियाज में पाई जाती हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक का मतलब आपका एडवांस न्यूक्लियस। तो इस प्रकार से हम दो प्रकार से आगे के कल के वीडियो में मैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके बारे में जो डिफरेंस होता है वो डिटेल में बता दूंगा। तो आज ही समझें कि ये आपका राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के सेलों में पाया जाता है। अब आगे हम देखते हैं यह जो होता है मैमेलियंस, जितने भी स्तनधारी होते हैं उनकी इराइथ्रोसाइट्स में एब्सेंट होता है। जो इराइथ्रोसाइट्स होते हैं, इराइथ्रोसाइट्स का तात्पर्य होता है रेड ब्लड सेल से। तो जो ह्यूमन RBC होती है, जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल होती है, उनमें राइबोसोम्स एब्सेंट होता है। तो जो बेटा एक्सेप्शन वाली जो अपवाद होता है उन चीज़ों को एग्ज़ाम के पर्पज से आप ज़्यादा याद रखा करें कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो कहाँ एब्सेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स आपका इराइथ्रोसाइट, मैमेलियन इराइथ्रोसाइट अर्थात हम कह सकते हैं कि रेड ब्लड सेल में एब्सेंट होता है। राइबोसोम्स डेंस ग्रेनुलर ऑर्गन विच आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड या RNA एंड प्रोटीन। जो राइबोसोम्स होते हैं एक प्रकार से ग्रेनुलस या दानेदार स्ट्रक्चर होती है, जो कि आपका RNA, जिसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA, R फॉर राइबोस, N फॉर न्यूक्लिक, A फॉर एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये या तो फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं या फिर आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं। आप लोग जानते होंगे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो जो रफ स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स के कारण होता है। तो जो राइबोसोम्स इस प्रकार से कुछ ऐसे दाने दाने से स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इस प्रकार से एक ग्रेनुलस फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसके कारण जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ दिखाई देता है। तो ये या तो फ्री फॉर्म में आपका साइटोप्लाज्म में पाया जाता है या फिर आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे चिपका होता है और इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियर एनवलप। और या फिर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है, जो जटिल पदार्थ होता है, उसमें पाया जाता है। राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो जो राइबोसोम्स होते हैं, चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो राइबोसोम्स आर द साइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, सो राइबोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जो गोल्जी एपरेटस हम लोग देखेंगे। गोल्जी एपरेटस ये आपका
एक और अलग सेल ऑर्गेनल्स है, ये भी कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। गोल्जी एपरेटस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द इटालियन डॉक्टर कैमिलियो गोल्जी इन 1898 एंड नेम्ड आफ्टर हिम। जो गोल्जी एपरेटस है उसकी खोज कैमिलियो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी, जिसके नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा। तो इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड सैक। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट होता है। सबसे पहले ट्यूब्यूल्स, नंबर 2 वेसिकल्स एंड सैक्स। तो कुल मिला के 3 पार्ट होते हैं गोल्जी एपरेटस के, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सैक्स। ये एक बायोकेमिकल जो कंपाउंड होता है वो सेल में सेक्रीट करते रहते हैं, स्रावित करते रहते हैं। इनसे बायोकेमिकल जो कंपाउंड होते हैं वो निकलते हैं। गोल्जी एपरेटस अकर बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो जो गोल्जी एपरेटस होता है, गोल्जी काय होता है, वो आपका प्लांट और एनिमल सेल दोनों प्रकार की सेलों में पाया जाता है। इट इज़ एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन अगर हम बात करें ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्जी एपरेटस का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक सेल गोल्जी एपरेटस में नहीं पाई जाती है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्पर्म, इट इज़ ऑल्सो एब्सेंट इन द स्पर्म्स एंड मैमिलियन आरबीसी। तो ये कहाँ एब्सेंट होता है? जैसे कि हमने पिछली जो सेल ऑर्गेनल्स पढ़ा था, पिछला सेल्स ऑर्गेनल था आपका राइबोसोम्स। तो जो राइबोसोम्स था, ये चीज़ें याद रखना कि आपका मेमिलियन इराइथ्रोसाइट में आपका एब्सेंट होता है। और अगर हम गोल्जी एपरेटस की बात करें तो यह स्पर्म सेल में और मेमिलियन आरबीसी में भी आपका एब्सेंट होता है। इट लाइज क्लोज टू द न्यूक्लियर ऑफ द सेल। ये न्यूक्लियस के पास स्थित होता है और इट इज़ बेसिकली अराइज फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो गोल्जी एपरेटस होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक कूलम से निकलता है। गोल्जी एपरेटस आर थिन कर्व्ड यूनिट इज कॉल्ड सिस्टर्नी। जो गोल्जी एपरेटस होता है वो पतला होता है, कर्व्ड होता है, और उसकी जो यूनिट होती है उसको हम सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। और गोल्जी एपरेटस इज स्कैटर्ड इन द फॉर्म ऑफ यूनिट कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। और जो गोल्जी एपरेटस होता है वो साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में डिक्टियोसोम की फॉर्म में, डिक्टियोसोम के रूप में पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। अगर हम बात करें बच्चों फंक्शंस की, तो इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस एंड द रिपेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो ये जो होता है ये सिंथेसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को बनाने का काम करता है तथा रिपेयर करने का भी काम करता है। मैं बता दूं, जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल बच्चों मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, शायद आपको याद हो, और नहीं याद हो तो मैं फिर आपको स्मरण करा दूं कि जो सेल वॉल होती है वो आपकी एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एनिमल सेल में पाई जाती है। तो हम बात करें तो ये जो गोल्जी एपरेटस होता है ये रिपेयर करता है और बनाने का भी काम करता है, किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। जो गोल्जी एपरेटस होता है वो लाइसोसोम्स के निर्माण में भी सहायक होता है। लाइसोसोम भी एक प्रकार का सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसको हम सुसाइड बैग्स कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग आगे इसको बताएंगे कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। तो इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स, इट हेल्प इन द स्टोरेज प्रोसेस एंड डिस्पैच ऑफ द सेलुलर बायोकेमिकल्स। और एग यॉक इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। ये बच्चों पॉइंट याद रखना कि जो अंडे में जो यॉक होता है, जो पीला वाला जो अंडे का अंदर से जो फ्लूइड भरा होता है, वो गोल्जी एपरेटस के कारण ही बनता है। गोल्जी एपरेटस ही निर्माण में सहायक होता है। The transport of the vehicles bring materials such as pigment, hormone, enzymes, protein, etc. इसके जो वेसिकल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, जैसे आपके पिगमेंट्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द पैकेज ऑफ द गोल्जी एपरेटस बिफोर द बीइंग सेंट टू द डेस्टिनेशन ऑफ देयर सेल। अगर हम अगले सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं लाइसोसोम्स।
तो लाइसोसोम्स आर द सिंगल मेम्ब्रेन स्पेरिकल वेसिकल फाउंड इन द ऑल सेल एक्सेप्ट द मेमेलियन, इराइथ्रोसाइट एंड प्रोकैरियोटिक एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल। तो जो लाइसोसोम्स होते हैं वो सिंगल लेयर्ड होते हैं, सिंगल एक मेम्ब्रेन होती है उनकी, और इनमें एक स्पेरिकल वेसल पाया जाता है। वो सभी प्रकार की सेल केवल मेमेलियन, इराइथ्रोसाइट, प्रोकैरियोटिक और बहुत से प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। इट डिटैच फ्रॉम द गोल्गी एपरेटस। ये जो लाइसोसोम्स होते हैं गोल्गी एपरेटस से डिटैच होते हैं, अलग हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स का निर्माण गोल्गी एपरेटस में ही होता है। पिछली उसमें हम पढ़ चुके हैं, आप ध्यान से देखें ये पॉइंट। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स। तो ये लाइसोसोम्स की मदद करता है। वही लाइसोसोम्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये गोल्गी एपरेटस में बनता है। गोल्गी एपरेटस इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम्स। जो गोल्गी बॉडी में आपका सेक्रेटरी, जिसमें से आपके बायोकेमिकल सेक्रेट्स होते हैं, उनको हम प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। इवेंचुअली दिस गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द साइटोप्लाज्म, और ये पूर्ण रूप से साइटोप्लाज्म, जो कोशिका का जो फ्लूइड होता है, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, में बिखरे रहते हैं। लाइसोसोम्स कंसिस्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन ऑफ लिपोप्रोटीन। जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स की एक जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। जो लिपोप्रोटीन है उसका मतलब है आपका लिपिड्स प्लस प्रोटीन। लिपिड्स आपका हम कह सकते हैं कि लिपिड्स होता है फैट। जो फैटी सब्सटेंस होते हैं वो लिपिड्स के अंतर्गत आते हैं, और ये प्रोटीन, इन दोनों को मिलकर जो सब्सटेंस बनता है उसको हम लिपोप्रोटीन की संज्ञा देते हैं। तो लाइसोसोम्स की जो मेम्ब्रेन होती है, जो कवरिंग सीट होती है, वो आपकी लिपोप्रोटीन की बनी होती है। स्ट्रक्चर इज फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम विच कैन डाइजेस्ट ऑल सेलुलर कंटेंट। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम से मिलकर बना होता है, और ये एंजाइम इतना शक्तिशाली होता है कि पूरे जितने भी सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं उनको सभी को डाइजेस्ट हजम कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा बेटा लाइसोसोम्स के बारे में। अगर हम चर्चा करें कि लाइसोसोम्स के जो फंक्शंस क्या होते हैं, तो लाइसोसोम्स के जो फंक्शन होते हैं, सबसे पहले इन द केस ऑफ डैमेज all the cells of lysosome burst and release the digestive enzyme in the cell to digest the cellular component। अगर किसी भी कारण से अगर कोई भी सेल आपकी डैमेज हो जाती है, तो डैमेज होने के बाद में आपका उसके अंदर जो लाइसोसोम होता है वो फट जाता है, और लाइसोसोम्स के फट जाने के कारण आपका उसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ होते हैं। जिसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको कि लाइसोसोम्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो इतने ताकतवर होते हैं, इतनी शक्ति होती है कि किसी भी सेल्स ऑर्गेनल्स को पूरी को वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी सेल कह सकते हैं कि कोई भी सेल अगर डैमेज होती है, तो डैमेज होने के बाद में लाइसोसोम्स बस्ट हो जाते हैं। बस्ट होने के बाद में वहाँ से एक डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है जो कि पूरी सेल को डाइजेस्ट करने का काम करता है, उसको खत्म कर देता है। दीज आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। इसी कारण हम इनको सुसाइड बैग्स की बहुत पूछा जाता है कि सुसाइड बैग्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स। तो सुसाइड बैग्स की इनको संज्ञा देते हैं। इन द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोफेजी। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में ये जो लाइसोसोम्स बस्ट होते हैं और डैमेज सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, इसको हम ऑटोफेजी कहते हैं। लाइसोसोम्स रिलीज एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। और लाइसोसोम जो होते हैं वो एंजाइम भी रिलीज़ करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम अगर बात करें तो जो लाइसोसोम्स होते हैं बच्चों, लाइसोसोम्स एक प्रकार से हमारे शरीर के अंदर सफाई कर्मी का काम करते हैं। अगर जो हमारी जो ब्लड स्ट्रीम होती है, जिसमें या कोई भी सेल्स होती है, सेल्स के अंदर जो हमारी जो डैमेज सेल होती हैं, जो बेकार सेल हो जाती हैं, उनका जो अवशेष होता है, उनकी जो डेड सेल्स होते हैं, उनको लाइसोसोम्स की सहायता से वो लाइसोसोम्स होते हैं वो डाइजेस्ट कर देते हैं, उसको चट कर जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं उसको। इसी कारण हमारी जो सेल्स डैमेज सेल होती हैं या बेकार सेल होती हैं वो शरीर से बाहर निकलती रहती हैं।
तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से लाइसोसोम सफाई कर्मी का काम करते हैं, जो डेड सेल्स को, डैमेज सेल को शरीर से ख़त्म करते हैं। तो लाइसोसोम्स ऑल्सो फंक्शन एज स्केवेंजर, तो ये स्केवेंजर जैसा भी काम करते हैं। अब बच्चों हम एक महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनल्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये चप्पल के समान दिखने वाला एक और सेल ऑर्गेनल्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर होता है, वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आपके रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज करता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। दिस अकर इन द ऑल एरोबिक सेल एक्सेप्ट द प्रोकैरियोटिक एंड एरोबिक मेमिलिन एंड आरबीसी। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सभी प्रकार के एरोबिक सेल में पाया जाता है, सिवाय प्रोकैरियोटिक सेल के और एनएरोब्स के और मेमिलिन आरबीसी के। एनएरोब्स का तात्पर्य ये होता है कि ऐसे सेल्स जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं करते, क्योंकि आप सब बच्चे जानते होंगे रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, एक एरोबिक और एक एनएरोबिक। तो एनएरोबिक ऑक्सीजन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, और जिस प्रकार के जो सेल इस प्रकार के रेस्पिरेशन को करते हैं उनको एनएरोब्स कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज an oval or cylindrical structure which is bound by a double membrane। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ओवल स्ट्रक्चर होती है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, और जो कि डबल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है। इनर मेम्ब्रेन कंटेन न्यूमरस फोल्ड कॉल्ड सिस्टर्नी, और इसमें अंदर की साइड में बहुत सारे फोल्ड होते हैं जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। विद इंक्रीज इन द एरिया द आउटर मेम्ब्रेन इज फुली परमेबल मेम्ब्रेन वाइल इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसके एरिया के बढ़ने के साथ जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो आपकी परमेबल होती है। परमेबल मेम्ब्रेन अर्थात इससे जो मटेरियल्स होते हैं वो आर पार आ जा सकते हैं। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जो आप देख सकते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है। ये मैं एक सेकंड बताता हूँ, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो आपकी परमेबल है, अर्थात किसी भी प्रकार के मटेरियल का आदान प्रदान हो सकता है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिव परमेबल होती है, अर्थात कुछ सेलेक्टिव पदार्थ ही अंदर बाहर इसके आ जा सकते हैं। तो आउटर, चूँकि जैसे कि बताया कि इसकी दो लेयर होती हैं, एक आउटर और इनर। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो परमेबल मेम्ब्रेन होती है, फुली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ सेलेक्टिव पदार्थ ही उसके अंदर आ जा सकते हैं। अगर हम बात करें the cisternae present in the oval in the inner membrane mitochondria contain ATP producing particle which are known as ऑक्सीसोम्स। जो सिस्टर्नी होती है, जो फोल्डेड पार्ट होता है, उसकी इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया में एक ऐसे पदार्थ होते हैं, एक ऐसी जगह होती है या ऐसे कंटेंट होता है जिसको हम ऑक्सीसोम्स कहते हैं। और जो ऑक्सीसोम्स होते हैं वो एटीपी बताऊं बच्चों, ये आपका एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है। इसकी फॉर्म में हमें एनर्जी के सिक्के भी हम लोग कहते हैं, जो हमें काम करने के लिए, किसी भी काम करने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, या किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो इन मॉलिक्यूल से ही प्राप्त होती है। इन मॉलिक्यूल्स को हम एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन, ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फॉस्फेट, इसके साथ साथ एडीपी मॉलिक्यूल भी इससे छोटा होता है। तो एडीपी मॉलिक्यूल जो होता है एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, उसी प्रकार से एएमपी भी होता है, तो इसको कहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और
एटीपी। तो ये 3 प्रकार के फॉस्फेट मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एनर्जी रिलीज करते हैं। एएमपी, एडेनोसिन के साथ फॉस्फेट एक होता है तो फॉस्फेट मॉलिक्यूल एक होता है तो एएमपी अर्थात एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो आपके एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हम उसी प्रकार से कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि 1000 का नोट या 1000 का नोट, ये 500 का नोट और ये 100 का नोट। तो यहाँ पर जिस प्रकार से जो करेंसी में भिन्नता होती है वहाँ पे एनर्जी में भी आपका अंतर होता है। ये ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी, ये कम अमाउंट में, ये सबसे कम अमाउंट में। तो ये जो हमारे शरीर में जो कार्य करने के लिए जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स की ही फॉर्म में प्राप्त होती है और स्टोरेज भी इसी फॉर्म में रहती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये ऑक्सीसोम बनाते हैं। एटीपी स्टोर एनर्जी विच इज़ यूटिलाइज इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस ऑफ द सब्सटेंस एंड मैकेनिकल वर्क। तो विभिन्न प्रकार के कार्य, चाहे आपका मेटाबॉलिज्म हो, सिंथेसिस ऑफ द सब्सटेंस हो, में इनकी काम आता है। अब हम बात करें अगर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के देखें तो यहाँ पे जो सिस्टर्नी होती है हम पाएंगे कि एक घने जेली लाइक स्ट्रक्चर जो फ्लूइड होता है उसमें भरा हुआ होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में डीएनए और आरएनए, राइबोसोम्स, लिपिड और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में आपका डीएनए, यहाँ पे हम लोग आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स है, एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, ये आप ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपको हम सिस्टर्नी, फोल्डेड पार्ट को हम सिस्टर्नी कहेंगे, ये सिस्टर्नी है। और सिस्टर्नी के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम संज्ञा देते हैं मैट्रिक्स की। और जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर आपके डीएनए, डाइजेस्टिव और एंजाइम, राइबोसोम्स इत्यादि जो होते हैं कंटेंट इसके अंदर भरे होते हैं। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम भी होते हैं, लिपिड भी होते हैं, आरएनए, राइबोसोम्स इत्यादि पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दी सब्सटेंस हेल्प इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू सिंथेसिस सम प्रोटीन एंड रिप्लिकेट देमसेल्फ। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं कुछ मात्रा में प्रोटीन का भी निर्माण कर लेती है, जो कि आगे ये रिप्लिकेट करती जाती है, अपने आप बढ़ती जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह अपने आप काम करने वाला एक कह सकते हैं एक ऑर्गन है आधे रूप से। तो इस प्रकार से अगर हम इसके फंक्शंस देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह होती है जो कि आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दे ऑक्साइड फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग द क्रेब साइकिल। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जितनी भी चर्बी होती है, फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, वो बर्न होता है क्रेब साइकिल के माध्यम से। और क्रेब साइकिल के माध्यम से बर्न होने के बाद में इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। वो भी प्राप्त होती है आपके एटीपी मॉलिक्यूल के प्रकार में। एटीपी मॉलिक्यूल जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये आपके हम कह सकते हैं कि एनर्जी करेंसी होती है। हियर द माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इस प्रकार हम जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करता है, इसी कारण जो सेल का हम इसको पावर हाउस कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांगों के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा। कल हम फिर किसी एक नए कोशिकांग, और जो मैंने आपसे वादा किया है कि हम कल के जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और आपका प्लांट सेल, एनिमल सेल में डिफ्रेंशिएशन किस प्रकार से क्या क्या अंतर मूलभूत होता है उसकी स्टडी करेंगे।